सीएम धामी ने लॉन्च की प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट। 7 नवंबर को आयोजित होगा प्रवासियों का भव्य सम्मेलन। राज्य में बकायेदारों पर सरकार का शिकंजा। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में वन विकास निगम को 165 करोड़ का मुनाफा। लंबे समय से घाटे में चल रहे वन विकास निगम को मुनाफा। कोटद्वार में लैंसडोन फोल्ड सेलिब्रेशन में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान। बच्चे और सभी अध्यापकों ने लिया हिस्सा। चमोली के द्रोणागिरी रूट पर फंसे 3 ट्रैक्टर्स का हुआ रेस्क्यू। 3 ट्रैक्टर्स का एसडीआरएफ ने शव किया बरामद। उत्तराखंड में लंपी वायरस को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और देहरादून से एक खबर है जहां पर राज्य में बकायेदारों पर सरकार का शिकंजा और बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है धामी सरकार। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और बकायेदारों से वसूली की है। डीएम एसडीएम ने तो कार्रवाई करने के भी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं आनंद वर्धन की ओर से। और राजस्व परिषद अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आनंद वर्धन ने दोनों मंडल आयुक्त डीएम के साथ बैठक भी की है। अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वरना उत्तराखंड सरकार चाहती है कि जो बड़े बकायेदार हैं उनसे बकाया वसूली की जाए। इस संबंध में राजस्व परिषद के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने समस्त जिलाधिकारियों और उप जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक करी है। उन सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी अपने अपने जनपदों के जो भी टॉप 10 जो बकायेदार हैं उनसे बकाये की वसूली करें। इस संबंध में उत्तराखंड की जो दोनों मंडल आयुक्त हैं गढ़वाल और कुमाऊं के, उन सभी के साथ ही आज समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि मुख्य देयों और जो विधिक देयों की जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर 100% वसूली की जाए। इसके साथ ही जो वसूली मानक के अनुरूप अगर वसूली नहीं हो पा रही है तो वहां पर विशेष अभियान चला करके वसूली करने के भी निर्देश आनंद वर्धन की तरफ से दिए गए हैं। तो धामी सरकार बड़ी संख्या में जो बकायेदार हैं उत्तराखंड के उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गई है। देखना होगा कि जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिलता है। बिल्कुल अंकित, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर राज्य में बकायेदारों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। राजस्व परिषद की ओर से देखा जा रहा है कि ये जो शिकंजा कसने की तैयारी है और इसी के साथ ही साथ डीएम और एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है। मुख्य देयों और विविध देयों पर भी देखा जा रहा है कि पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। राज्य में बकायेदारों पर सरकार का ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने अधिकारियों को खासतौर पर निर्देशित किया है और इसी के साथ ही साथ डीएम और एसडीएम को कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और इसी के साथ ही साथ बकायेदारों से वसूली की डीएम एसडीएम कार्रवाई करें। आनंद वर्धन की ओर से ऐसा कहा गया है।
और देहरादून से खबर है जहां पर वन विकास निगम को 165 करोड़ का मुनाफा हुआ है। लंबे समय से घाटे में चल रहे वन विकास निगम को मुनाफा हुआ है और वन विकास निगम में वित्त वर्ष 2023-24 में मुनाफा हुआ है। ऐसी खबर सामने है और निगम बनने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा बताया जा रहा है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर वन निगम ने वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा जारी किया है और लकड़ियों की बिक्री समय पर खनन बनी और मुख्य वजह बताई जा रही है और प्रदेश भर में लकड़ियों की समय पर नीलामी की गई है। तो प्रदेश भर में लकड़ियों की समय पर नीलामी की गई है जिसको लेकर के मुनाफा बताया जा रहा है। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, जिस तरह से खबर आ रही है सामने कि वन विभाग को इस समय मुनाफे की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन लकड़ियों को समय पर बेचना एक कारण है या कोई और भी है? बिल्कुल वरना देखिए, वन विकास निगम ने वित्तीय वर्ष का एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस लेखा जोखा में ये बताया गया है कि वर्ष 2023 और 24 में जो वन विकास निगम है उसको 165 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब तक वन विकास निगम घाटे में चल रहा था और ये एक ऐतिहासिक मुनाफा जो है उसने वन विकास निगम की तरफ से रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वन विकास निगम का ये कहना है कि जो कार्य हैं वो पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। जो तमाम जो कार्य थे वो समय पर शुरू किए गए हैं। इसमें चाहे खनन की बात करें, चाहे लकड़ियों की नीलामी की बात करें या पारदर्शिता की बात करें, ऐसे तमाम अन्य जो निर्णय लिए गए हैं जिसकी वजह से वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड जो मुनाफा वन विकास निगम को हुआ है। और वन विकास निगम ने ये अनुमान लगाया है कि अगर इसी तरीके की प्रक्रिया आगे भी गतिमान रही तो जो घाटे का सौदा वन विकास निगम लग रहा था वो अब मुनाफे का सौदा लगेगा और निश्चित ही राज्य के राजस्व में भी वन विकास निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। और वरना अगर आप देखेंगे तो 165 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि है और जो निगम घाटे में था उसको मुनाफे में लाया, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी जीत है। देखना होगा कि जो ये मुनाफा हो रहा है क्या वो 2023-24 में ही देखने को मिलेगा या आने वाले समय में भी इस तरीके की प्रक्रिया देखी जाती है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल सरकार के लिए और उत्तराखंड राज्य के राजस्व के लिए ये एक अच्छी खबर है कि वन विकास निगम जो घाटे में चल रहा था वो अब रिकॉर्ड मुनाफे में आ गया है। कुल अंकित, और इतना बड़ा मुनाफा हुआ है, जाहिर सी बात है समय पर कार्य किया गया है, लेकिन अगर सवाल ये भी उठता है कि क्या जो घाटा हो रहा था वो समय पर कार्य ना करने के कारण हो रहा था? तो वरना उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। अब चाहे उसमें करप्शन की बात करें, चाहे उसमें अधिकारियों की लेट लतीफी की बात करें, चाहे उसमें सिस्टम की बात करें, चाहे उसमें पारदर्शिता की बात करें, तो ऐसे तमाम अन्य कारण हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो निगम है वो घाटे में चल रहा था। लेकिन हमें लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, जिस तरीके से काम अब ऑनलाइन होने लग गए हैं, जिस तरीके से अधिकारियों को दुरुस्त किया गया है, पूरे सिस्टम में सुधार की दिशा में काम हुए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम पर सरकार आगे बढ़ी है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे पारदर्शिता के साथ साथ जो काम है उसकी गति बढ़ी है। वरना अधिकारियों के पास लेट लतीफी का यही एक रहता था कि फाइल अभी आई नहीं है और इस तरीके के तमाम बहाने रहते थे। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस दिशा में एक अच्छा काम करा है और समय पर काम हुआ है। यही वजह है कि निगम जो है वो घाटे से मुनाफे में आया है। सरकार अगर यही सब चीजें अन्य निगमों में भी करे या अन्य विभागों में भी करे तो हमें लगता है कि वो भी घाटे से उबर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यही है कि वन विकास निगम जो अभी तक घाटे में चल रहा था वो अब मुनाफे में आ गया है। जी बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विकास निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में मुनाफा अर्जित किया है और निगम बनने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा बताया जा रहा है।
देहरादून से खबर है जहां पर डीजीपी के लिए कल दिल्ली में डीपीसी की बैठक होगी और इसी के साथ ही साथ डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में होगी और इसी के साथ ही साथ दिल्ली में 30 सितंबर को होगी डीपीसी और राज्य सरकार ने पैनल में 6 वरिष्ठ आईपीएस के नाम भी भेजे हैं। फिलहाल ये जानकारी जो आपको बता रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से है और प्रभारी डीजीपी के नाम पर मुहर भी लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार नवंबर और 23 में हो चुके हैं रिटायर्ड। और इसी खबर पर अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? की ओर से कल दिल्ली में डीपीसी आयोजित की गई है। इस डीपीसी में उत्तराखंड सरकार की तरफ से 6 वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके नामों का पैनल भेजा गया है। डीपीसी में इन सभी 6 नामों पर मंथन किया जाएगा। जो ये जानकारी है ये सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। साल 2023 में नवंबर के समय में जो उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनका रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद धामी सरकार की ओर से अभिनव कुमार उनको, जो कि 96 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक नया पैनल सरकार की तरफ से डीपीसी के लिए भेजा गया है। इसमें अभिनव कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा दीपम सेठ हैं, डॉक्टर पीवी के प्रसाद हैं, अभिनव कुमार के साथ ही अमित सिन्हा और वी मुरुगेशन, संजय गुंजाल, इन 6 नामों का पैनल भेजा गया है। संभवतः कल इन 6 नामों में से कोई एक पर मंजूरी हो सकती है। सरकार की पहली प्राथमिकता के तौर पर अभिनव कुमार का नाम जो है वो भेजा गया है। देखना होगा कि जो नाम भेजे गए हैं उसमें डीपीसी किसको फाइनल करती है। पूरी जानकारी देने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से। दिल्ली में 30 सितंबर को होगी डीपीसी और राज्य सरकार ने पैनल में 6 वरिष्ठ आईपीएस के नाम भी भेजे हैं। प्रभारी डीजीपी के नाम पर मुहर लग सकती है। फिलहाल ये जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक और खबर आ रही है। खबर आपको बता दें देहरादून से है और आज हरियाणा दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसी के साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जो जनसभाएं हैं वो भी करते नजर आएंगे। तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से वो देखी जा रही हैं। साथ ही साथ धारूहेड़ा रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी और गुरुग्राम में मुकेश शर्मा के पक्ष में भी जनसभा का आयोजन होगा। मारुति कुंज सोहना में तेजपाल तंवर के पक्ष में जनसभा होगी। इसी के साथ ही साथ सीएम धामी की लोकप्रियता से लगातार जो डिमांड है वो बढ़ती नजर आ रही है। और इसी खबर पर अंकित काला हमारे साथ है। अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा है। चूंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और छवि भी जो बताई जाती है काफी मजबूत है पुष्कर सिंह धामी का, हो सकता है कि इसका फायदा हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिले। देखिए वरना राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और पार्टी की तरफ से उन्हें स्टार प्रचारक बनाए गए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए।
आज इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बैक टू बैक 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री की दोपहर 2 बजे के करीबन रेवाड़ी में एक विशाल जनसभा होनी है। भाजपा के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मण सिंह यादव, इनके समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में लक्ष्मण सिंह यादव को भारी बहुमत से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। इसके बाद फिर शाम को करीबन 5 बजे मुख्यमंत्री की दूसरी जनसभा गुरुग्राम में आयोजित की गई है। यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा, उनके पक्ष में मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे और मुकेश शर्मा की भारी बहुमत से जीत का भी जिताने की भी जनता से अपील करेंगे। शाम को करीबन 6:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री का सोहना पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं तेजपाल तंवर जी, इनके समर्थन में भी मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की जमकर सराहना करेंगे। साथ ही भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाने की भी जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो भाजपा के स्टार प्रचारक है, बतौर स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी ये प्रचार करेंगे। देखना होगा कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया है उन प्रत्याशियों का किस तरीके का परिणाम सामने आता है, लेकिन भाजपा जीत को लेकर के काफी उत्साहित फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। वरना बिल्कुल अंकित, और अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दौरा है पुष्कर सिंह धामी का कितने बजे का है और कितने बजे ये जनसभा होनी है हरियाणा में? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय हरियाणा के दौरे पर हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो रेवाड़ी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जनसभा यहाँ पर ही होनी है। वरना दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे के करीबन इस जनसभा में शिरकत करेंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री शाम को करीबन 5 बजे के करीबन गुरुग्राम पहुंचेंगे। यहाँ पर मुकेश शर्मा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर इसके बाद शाम को करीबन 6:30 बजे मुख्यमंत्री का सोहना पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं तेजपाल तंवर जी, इनके समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 2 बजे के करीबन मुख्यमंत्री की जनसभा रेवाड़ी से शुरू होने जा रही है और उसके बाद फिर देर शाम तक मुख्यमंत्री इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर कल का कार्यक्रम उनका देर रात को जारी किया जाएगा। पूरी जानकारी देने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर देहरादून से है। आज हरियाणा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। सीएम हरियाणा में चुनावी जनसभा में भरेंगे हुंकार। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की जो अपील है वो करते नजर आएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे और एक ही दिन में 3 जनसभाएं हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। खेल निदेशालय देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक और बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारी के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से चर्चा की गई है और इस दौरान जरूरी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी होगा, जिसकी शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से होगी। उन्होंने बताया कि न्याय पंचायत स्तर के बाद विकास खंड स्तर के खेल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक, इसके बाद जनपद स्तर के 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।